हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 42 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक सिंपल सा सवाल लिया है फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर। सो पाथफाइंडर का एक एमसीक्यू है जिसे हम आज के इस वीडियो पर डील करने वाले हैं। सो अगर आपसे हो जाता है, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है। इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को मिस ना करें, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एज पर योर जेईई एडवांस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस जो भी वीडियोस अभी तक आ चुके हैं उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियोज़ को, इन चैनल के जो भी वीडियोज़ हैं, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का, एंड इसके सोल्यूशन पर हम वन बाय वन आते हैं और देखते हैं कैसे हम इसके डील करेंगे। तो बोला जा रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ रेस्ट ऑन अ फ्लैट बॉटम ऑफ अ डीप बॉल दैट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ब्लॉक। तो ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, पहली चीज, एज वेल एज बिटवीन दी बॉल एंड द फ्लोर। तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह के बारे में नहीं बोला गया है। द टोटल मास ऑफ द बॉल एंड द ब्लॉक इज m। तो इन दोनों के मास का समीशन कैपिटल M बोला गया है। इफ द बॉल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाय अ शार्प हिट, द ब्लॉक राइजेस टू द मैक्सिमम हाइट h sliding on the walls of the ball, which of the following statement is correct या फिर आर करेक्ट। तो आप देख सकते हैं चार स्टेटमेंट है हमारे पास, जिसमें हमें पहले ऑप्शन पे बात करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉल के पास क्या होगी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करना है, और फिर लास्ट ऑप्शन में हमें बताना है कि क्या मासेस की ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के केसेस में, इसके बारे में बात करता है। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं इसके सोल्यूशन पर आता हूँ। तो चलिए इसके सोल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसा समझिए कि एक ऐसा बॉल है और इस पे हमने एक ब्लॉक रखा है ऐसा, और हमने इसको वेलोसिटी दे दी कुछ सामने की तरफ एक हिट से। मान लो हिट जो हमने हिट किया, इसको इम्पल्स दिया, उसकी वजह से इसके पास u की एक वेलोसिटी राइट की डायरेक्शन पर आ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ये u की स्पीड से आ गई तो ब्लॉक पे तो कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जैसे इसको u की स्पीड मिलेगी तो ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक अभी ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा होगा, इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा होगा। अच्छा, इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब ब्लॉक के पास ये इसका जो बॉल है ये आगे की तरफ निकल रहा होगा, ऊपर स्लाइड कर रहा होगा। मतलब बोलने का ये मतलब है कि ये बॉल आगे की तरफ निकल रहा होगा और ये ब्लॉक के पास जनरली कोई वेलोसिटी होगी नहीं, वो उसी जगह पर होगा, बॉल उसको आगे निकलता हुआ जा रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो मान लो मैं एक ऐसे फ्रेम पर बैठ गया हूं जिसकी वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास है, v सेंटर ऑफ मास है। तो इस वक्त अगर बॉल और ब्लॉक के सिस्टम को अगर मैं बोलूं तो m प्लस एम नॉट का एक सिस्टम है, और इस m प्लस एम नॉट के सिस्टम के पास जो भी सेंटर ऑफ मास के पास जो भी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से चलने वाली फ्रेम के ऊपर मैं बैठ गया हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर ही बैठा हूं, बिकॉज इस ओवरऑल मोशन पे आप देखेंगे कि जब ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो फिर हो सकता है कि इस फ्रेम से मुझे कुछ शूडो फोर्सेस वगैरह भी लगाने पड़ जाए। तो मैं सीएम फ्रेम से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली सीएम फ्रेम ही बोल दिया जाता है, बट सीएम फ्रेम का एक्चुअल मीनिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि सीएम फ्रेम के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से के जैसे चलने वाली एक फ्रेम के ऊपर बैठ गया हूँ, ऐसा बोलने का मतलब है। चलिए ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बैठ के डील किया चीज़ों को। तो फिर हमें कैसा मोशन दिखेगा, तो जैसे आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दिख रहा है ना, वैसे ही इससे दिखने वाला है, हॉरिजॉन्टल पे तो बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। मुझे पता है कि ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन पे जा रहा होगा, मान लेते हैं V1C से, और ये ब्लॉक V2C से
दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक जीरो मोमेंटम फ्रेम है, ये आप भी जानते हैं और हर एक बच्चा जानता है। तो इस वजह से अगर ये इस जगह इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो इसको इस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं ये ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, ये ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा और ये अभी भी आगे जा रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बट इस पे रिएक्शन लग रहा है कुछ ऐसा और ब्लॉक पे रिएक्शन लग रहा है कुछ ऐसा, और ये इसके ऊपर चढ़ता जाएगा और चढ़ते हुए फाइनली एक ऐसा वक्त आएगा जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये ब्लॉक इसके ऊपर जाकर रुक जाएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रुक जाएगा। तो जब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रुकेगा तो बहुत ऑब्वियस है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अपना सामने वाला ये जो बॉल है जो कि सामने की तरफ चल रहा होगा वो भी रुक जाएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक जीरो मोमेंटम फ्रेम है। तो अगर एक बॉडी रुक रहा है तो दूसरे बॉडी को भी रुकना पड़ेगा उस इंस्टेंट पे। बट क्या ग्राउंड फ्रेम से भी वो रुक गए? नहीं, ग्राउंड फ्रेम से इनके पास एक सामने की डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी होने वाली है जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ही इक्वल होगी, बिकॉज हमें ये मालूम है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर ये रुक गया है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे चेंज नहीं हो रही है, तो इस इंस्टेंट पे ये पूरा सिस्टम की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगी, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास सिस्टम के पास कोई भी वेलोसिटी है नहीं। तो ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आया, बट उसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा बात करना नहीं है, ग्राउंड फ्रेम से कैसे दिख रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ पर बोल सकता हूँ इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये जीरो हो गई है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई है, मतलब ये ब्लॉक उसके ऊपर चलने के बाद वहाँ पर रुक गया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये रुक गया है तो स्पेस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी इस पे नेट फोर्सेस तो जीरो है नहीं, तो इस वजह से ये नीचे आना शुरू करेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, और इस वजह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये जो बॉल है वो पीछे की डायरेक्शन पे चलना शुरू होगा। जब ये ब्लॉक नीचे आना शुरू होगा तो बॉल पीछे की डायरेक्शन पे चलना शुरू होगा फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इस बात को ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये पीछे जाना शुरू होगा, और बिकॉज पीछे क्यों जाना शुरू हुआ, बिकॉज इस बॉल के पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन पे है, तो बॉल के पास इस डायरेक्शन पे होना पड़ेगा, तभी जीरो मोमेंटम फ्रेम की तरह वो बिहेव करेगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और अगर मैं बॉल के बारे में बात करूं तो जिस वेलोसिटी से यहाँ पर इसके पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो भी वेलोसिटी थी, जब ये वापस यहाँ से ऐसा आ जाएगा तो इस वक्त भी इसके पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वैसे ही v2c की वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर हो गई होगी। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे ऐसे हो गई है तो इस पूरे जर्नी पर जब ये यहाँ पे ऐसे चढ़ा और इसके बाद जस्ट उतरा, इस प्रोसेस पे ब्लॉक का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, अगर इसके बारे में बात करूं तो पहले था मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम कैसे चेंज हुआ। तो हमें मालूम है कि फ्रॉम दी सीएम फ्रेम मोमेंटम की चेंज को हम कैसे लिखते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव। दिस इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो वी रिलेटिव इनिशियली यू था, बिकॉज इसके पास तो कोई स्पीड नहीं थी ग्राउंड फ्रेम से, और इसके पास स्पीड थी यू ग्राउंड फ्रेम से, तो इस वजह से जो इनिशियल मोमेंटम था वो म्यू राइट इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो मैं बोल सकता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ यू था, और फाइनल मोमेंटम दूसरे डायरेक्शन पे म्यू टाइम्स ऑफ यू हो गया है, बिकॉज जब ये नीचे आएगा तो उसके पास ये जो वेलोसिटी थी, तो मैं इस म्यू इंटू यू को और क्या लिख सकता हूँ, एम टाइम्स ऑफ एम, इसके ब्लॉक के मास को मान लो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, ब्लॉक के मास को एम बोल रहा हूँ और बॉल के मास को सपोज एम नॉट बोल रहा हूँ, सपोज ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर बॉल के मास को एम नॉट मान रहा हूँ तो इसके मोमेंटम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, एक तो म्यू टाइम्स ऑफ यू और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एम टाइम्स ऑफ v2c। तो पहले m टाइम्स ऑफ v2c इस डायरेक्शन पे था और अब m टाइम्स ऑफ v2c इस डायरेक्शन पे आ गया है, तो ओवरऑल चेंज किसके इक्वल है, 2v2c, 2m v2c, और v2c के m v2c किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स ऑफ यू, बिकॉज दोनों मोमेंटम आप दो तरह से लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्लॉक का मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज 2 म्यू इंटू यू। 2 म्यू यू का हम बोल सकते हैं इसका चेंज इन मोमेंटम है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो मोमेंटम का चेंज है, क्या आपको ये चीज मालूम है कि ग्राउंड फ्रेम से, अच्छा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम के चेंज को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इम्पल्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम सीएम फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ब्लॉक पर लगने वाला इम्पल्स है एक तरह से ये, और जो भी इम्पल्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लग रहा है वो सेम इम्पल्स ग्राउंड फ्रेम से भी लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज सेंटर ऑफ मास का ये जो फ्रेम मैंने माना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे बोल रहा हूं, अपने इस वाले फ्रेम को बोल रहा हूं, तो जस्ट फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो इम्पल्स लग रहा है हमारा, वही ग्राउंड फ्रेम से भी दिखने वाला है। ऐसा इसलिए बिकॉज दोनों के दोनों फ्रेम इनर्शियल है, तो जो भी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दिख रहा है वो सेम फोर्सेस मुझे ग्राउंड फ्रेम से भी दिखने वाला है, तो फोर्सेस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से इम्पल्स ये फ्रॉम सीएम फ्रेम भी है एंड दिस इज इक्वल्स टू जे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम के भी इक्वल बोल सकता हूं। और ग्राउंड फ्रेम से ये इम्पल्स लगा है किस पे? ब्लॉक पे। और ब्लॉक पे इम्पल्स किस वजह से लग रहा था? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो क्या सेम इम्पल्स बॉल पे भी लगा होगा? बिकॉज एक दूसरे पर ही तो इम्पल्स लगाया इन्होंने, तो ये ब्लॉक पे इम्पल्स है और हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है ऑन ब्लॉक इज इक्वल्स टू इम्पल्स का मैग्नीट्यूड ऑन बॉल, बिकॉज एक दूसरे पर ही तो वो इम्पल्स लगाए हैं। तो इस वजह से अगर मोमेंटम का चेंज मैं ब्लॉक पर लिखना चाह रहा हूं, तो ब्लॉक पर जो लगने वाला इम्पल्स अगर ये था, तो बॉल पे भी लगने वाला इम्पल्स क्या होगा? यही होगा। और इस वजह से जो बॉल पे इम्पल्स लगा है, जे ऑन बॉल की अगर बात करें तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ म्यू इनटू यू। कोई परेशानी नहीं, 2 टाइम्स ऑफ म्यू इनटू यू। तो ये इम्पल्स लग रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए किस पे? बॉल पे। तो अब मुझे बताना है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बॉल की है, वो क्या हो सकती है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। हम काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से लिखना चाहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम से अगर बॉल की लिखनी चाहूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ उस पर 2 तरह के इम्पल्स लगे हैं। पहला एक इम्पल्स लगा था जो कि इसको यू स्पीड दे दिया था, और दूसरा इम्पल्स लग रहा है ये। तो अगर इनमें से दूसरा इम्पल्स अगर बड़ा हो गया, दूसरा इम्पल्स अगर पहले वाले इम्पल्स से बड़ा हो गया, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करने वाला है दूसरा इम्पल्स। और इस वजह से इसके पास जो m इंटू यू वाली वेलोसिटी आई थी, इस m इंटू यू वाले वेलोसिटी को ये कम करते करते 0 करेगा और फिर पीछे की डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से दे देगा। बिकॉज जो पहला इम्पल्स लगा उसकी वजह से इसके पास m इंटू यू का मोमेंटम इस डायरेक्शन पे आ गया था। अब अगर ये वाला इम्पल्स m इंटू यू से ज्यादा मोमेंटम अगर क्रिएट कर रहा होगा, ज्यादा इम्पल्स अगर बड़ा होगा उससे, तो ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करेगा और ये इम्पल्स पीछे की डायरेक्शन पे लगा है, तो इसका मतलब इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो रिवर्स हो जाएगी, बॉल की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस बॉल का, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाली इम्पल्स जो है ये बड़ी होनी चाहिए, जो इनिशियल शार्प हिट लगा था, जो इम्पल्स लगा था उससे बड़ा होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न आप समझ रहे होंगे, बिकॉज जब हमने शार्प हिट इस पे लगाया तो सामने की तरफ जो मोमेंटम आया वो पहले 0 मोमेंटम पे थे अपन, और m इंटू यू का मोमेंटम गेन हो गया था फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब ये जो इम्पल्स लग रहा है ड्यू टू दी नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये वाला इम्पल्स हमारे पुराने वाले इम्पल्स से ज़्यादा होगा, तो ये इम्पल्स लेफ्ट की डायरेक्शन पे ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट कर देगा। ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करने का मतलब है कि m इंटू यू से जो ज़्यादा मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, तो m इंटू यू कम होते होते फाइनली क्या हो जाएगा, कुछ मोमेंटम बचेगा इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी u से कम होते होते 0 हुई होगी एंड फिर रिवर्स हो गई होगी। तो अगर मुझे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस में 0 हो सकता है। अगर ये वाला इम्पल्स बड़ा हो गया तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दी J
जो कि किस पे आया, नॉर्मल रिएक्शन का, ये बड़ा होना चाहिए जे ऑफ हिट। हिट से जो इम्पल्स आया था उससे बड़ा होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स, और नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स है 2 म्यू इंटू यू, और जे का जो इम्पल्स आया था वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम इनिशियली। तो पहले बॉल तो रेस्ट पे था और उसको यू स्पीड आ गई थी, इसका मतलब इनिशियल वाला जो मोमेंटम मिला था वो एम नॉट इंटू यू था, बिकॉज बॉल के पास जो मास है वो एम नॉट लिख रहा हूँ। इनिशियली बॉल रेस्ट पे था, जैसे हिट लगाए तो उसके बाद स्पीड यू हो गई, तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, एम नॉट इंटू यू। तो मैंने एम नॉट इंटू यू लिख दिया। अच्छा, मैंने म्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखी नहीं है, तो म्यू की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये इक्वल होगा एम नॉट इंटू एम अपॉन एम नॉट प्लस एम, दिस इज म्यू, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं यू के साथ, दिस इज ग्रेटर देन यू। यहां से यू यू करो कैंसिल, एम नॉट करो कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 2 शुड बी ग्रेटर देन एम नॉट अपॉन एम बाय m। तो यहां से लिखूंगा 2 शुड बी ग्रेटर देन m नॉट बाय m प्लस 1, और m नॉट बाय m शुड बी लेस देन 1, और इसको फाइनली अगर लिखूं तो m नॉट शुड बी लेस देन m। मतलब अगर ब्लॉक का मास बॉल के मास से ज्यादा है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 0। ओनली इफ ये वाला इम्पल्स जब बड़ा होगा तब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं एक बार आपको ऑप्शंस दिखाऊं तो उसमें बोला जा रहा है द बॉल इज लाइटर देन द ब्लॉक, इफ द बॉल इज लाइटर देन द ब्लॉक द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल इज 0। तो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टू प्रेडिक्ट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वी मस्ट नो द रेशियो ऑफ द मासेस। हाँ, हमें रेशियो पता होना चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को पता करने के लिए रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। तो यस, बिल्कुल सही है। और फिर लास्ट में बोला जा रहा है टू प्रेडिक्ट द मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वी मस्ट नो द रेशियो ऑफ द मासेस। तो हमने अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं किया है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया इस पे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जैसे इसको बॉल को इस पे सामने की डायरेक्शन पे हिट किया गया था तो उसके पास यू की स्पीड आ गई थी, इसके पास यू की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आ गई थी, और इस वजह से इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि ये ब्लॉक इस पे पीछे गया और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लगना शुरू हुआ और इसकी स्पीड लगातार कम हुई है। स्पीड कम होगी, कम होते होते 0 भी हो सकती है ग्राउंड फ्रेम से और रिवर्स भी हो सकती है। फिर उसके बाद जब ब्लॉक इधर से इधर आएगा और वापस से इस पे जाएगा तो जो स्पीड कम हुई थी उसी स्पीड को बढ़ाएगा और एक्स्ट्रा स्पीड तो दे नहीं सकता कभी। तो इसका मतलब u से ज्यादा इसके पास स्पीड कभी इस जर्नी पे बॉल के पास पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉल का है वो बोल सकता हूं कि मैक्स ऑफ द बॉल इज हाफ एम नॉट यू स्क्वायर। तो हमें किसी तरह से हाफ एम नॉट यू स्क्वायर चाहिए। तो के मैक्स अगर इस जर्नी पे बोलूं तो हाफ एम नॉट यू स्क्वायर है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल डेफिनेट पता चल गया मुझे कि ऐसा ही कुछ है, बट अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो अगर मैं आपको सीएम फ्रेम से दिखाऊं कि सीएम फ्रेम से अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूं तो सीएम फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रेविटी ने वर्क किया तो ये ब्लॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो इस वक्त इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई थी ना, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई थी और इनिशियली यू इनिशियल रिलेटिव अगर देखूं तो ये यू थी। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है जब ये ब्लॉक बिल्कुल ऊपर गया है। इस मोमेंट पे ये h हाइट तक ऊपर गया, h हाइट तक ऊपर गया है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh ये किसके इक्वल होना चाहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ म्यू इनटू यू स्क्वायर। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, सीएम फ्रेम पे काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू यू स्क्वायर, यू रिलेटिव मतलब। तो mgh, m मैंने ब्लॉक का लिया है आपको बिकॉज ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, और साथ में हाफ m नॉट m बाय m प्लस m विच विल बी कैपिटल M इंटू यू स्क्वायर। और यहाँ से मैं एक m और एक m को कर सकता हूँ कैंसिल, तो 2gh, या फिर मुझे तो वैल्यू चाहिए थी हाफ m यू स्क्वायर की, तो हाफ m नॉट यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कैपिटल M इंटू जी इंटू एच।
और हाफ एम नॉट इंटू यू स्क्वायर क्या थी, मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू mgh। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे हमने किस तरह से इस प्रेजेंट प्रॉब्लम पे चीज़ों को डील किया है। तो यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ए बी सी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर डी की बात करें तो प्रेडिक्ट द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, तो हमें मैक्सिमम को प्रेडिक्ट करने के लिए मासेस की रेशियो की नीड नहीं पड़ी है, इस वजह से लास्ट वाले ऑप्शन को मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो ए बी सी इसके 3 करेक्ट ऑप्शन थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ज़रूर मज़ा आया होगा। तो अगर आपको चैनल पर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पर मिलते हैं।